तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अष्टांग हृदय के 3rd चैप्टर ऋतुचर्या अध्याय के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने देखा था दिनचर्या अध्याय के पार्ट 2 के बारे में, और उसमें हमने दिनचर्या अध्याय को समाप्त कर दिया था, जिसमें हमने व्यायाम, स्नान, भोजन, इन सभी टॉपिक के बारे में देखा था। आज की वीडियो में जो अष्टांग हृदय का 3rd चैप्टर, जिसमें जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कि ऋतु का विभाजन जो है वो किस तरह से किया गया है और उनके प्रकार जो है वो आयुर्वेद में क्या बताया गया। मतलब जो भी ऋतु है उस ऋतु का विभाजन किस तरह से किया गया है, उसके प्रकार या टाइप जो है कौन कौन से बताए गए हैं। और इसी के साथ साथ देखेंगे सूर्य और पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है, मतलब कि सूर्य जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसके अलावा पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर जो घूमती है ना, उसकी वजह से दिन और रात किस तरह से होते हैं उनके बारे में देखेंगे। और आज की वीडियो के लास्ट में देखेंगे आदन काल एवं विसर्ग काल जो है वो क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है शरीर की, जो है इसमें अलग अलग स्थिति जो है वो क्या बताई गई है। इसमें अगर दोस्तों सबसे पहले देखें तो वो है कि माघ आदि दो मास को मिलाने से 6 ऋतुएं बनती है। माघ का मतलब क्या है? माघ का मतलब है कि जो दोस्तों हिंदी महीने बताए गए, माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सारे जो हिंदी महीने बताए गए के आधार पर ऋतुओं को जो है 6 प्रकार का बताया गया। मतलब कि शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, मतलब 6 प्रकार की ऋतुएं जो है वो बताए गए। इनमें से अगर अपन माघ आदि की बात करते हैं, दो महीने, मतलब जैसे कि माघ और फाल्गुन, इन दो हिंदी माह के मिलने से शिशिर ऋतु बनती है। मतलब इस 2 महीनों के दौरान जो है शिशिर ऋतु का मौसम होता है ना। शिशिर ऋतु की जो है ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर चैत्र और बैसाख की बात करें तो वसंत ऋतु होती है, जिसमें अपन को वसंत ऋतु के अंदर बताए गए जो भी आहार विहार हैं उन सभी का पालन करना चाहिए। इसके अलावा अगर ऋतु की बात करें तो ऋतु का विचार 3 स्थितियों के आधार पर किया जाता है। पहला जो आधार है वो है मास के अनुसार, दूसरा आधार है राशि के अनुसार और तीसरा है ऋतु के अपने स्वरूप के अनुसार। सबसे पहले अगर अपन मास के अनुसार देखें तो मास के अनुसार मैं आपको बता ही चुका कि माघ, फाल्गुन, न चैत्र, बैसाख, इनके आधार पर जो है 2 महीने मिलने से जैसे कि शिशिर ऋतु बनती है, माघ और फाल्गुन के मिलने से चैत्र और बैसाख के मिलने से वसंत ऋतु बनती है। उसी तरह से अगर अपन ऋतु के स्वभाव का मतलब क्या है? ऋतु के स्वभाव का मतलब है कि जैसे शिशिर ऋतु चल रही है तो उस शिशिर ऋतु के दौरान कौन से दोष के शरीर में प्रधानता है ना, और कौन से दोष के अकॉर्डिंग जो अपने को आहार विहार का सेवन करना चाहिए, कौन से रस की प्रधानता है, उस प्रधानता के आधार पर किस तरह के रस की प्रधानता वाले द्रव्य का सेवन करना चाहिए। मतलब उस ऋतु का स्वभाव क्या है उसके आधार पर भी इन ऋतुओं का जो है विभाजन किया गया है, जो कि टोटल मिलाकर के 6 प्रकार की बताई गई है: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। उसके बाद दोस्तों अब जो थोड़ा सा पोर्शन वो है, इसके बारे में हम सभी लोग वैसे पहले ही जानते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी या एक्सिस पर सदैव घूमती रहती है, जिससे दिन रात होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ऋतु, अयन और वर्षा होती है। दोस्तों पृथ्वी की अगर अपन बात करें, अर्थ की अगर अपन बात करें तो अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेशन करती है, और एक्सिस पर रोटेशन करने के साथ साथ जो पृथ्वी है वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है, या फिर सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर भी परिक्रमा करता है। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर अपनी ही दूरी पर घूमती है तो उसकी वजह से दिन और रात का जो टाइम होता है, जैसे कि 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के जो होते हैं, उनका विभाजन पृथ्वी के घूमने के हिसाब से होता है। मतलब पृथ्वी के जो सूर्य है उस सूर्य के जो परिक्रमा की जा रही है, उस सूर्य के चारों ओर होने वाली परिक्रमा की वजह से ही क्या होता है, दिन रात होता है। लेकिन अगर अपन एक साल की बात करें, एक वर्ष की बात करें, एक संवत्सर की बात करें, एक अयन की बात करें, तो दोस्तों जब पृथ्वी के चारों ओर जो सूर्य है वो घूमता है, जो कि टोटल मिलाकर के 365 दिनों में अपना जो परिक्रमा, एक परिक्रमा जो है वो एक सर्कल जो है वो पूरा करता है, तो उस एक परिक्रमा, एक परिक्रमण काल के परिणाम स्वरूप ही 1 वर्ष होता है। मतलब सूर्य के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर की जाने वाली एक परिक्रमा के परिणाम स्वरूप 1 वर्ष, 1 संवत्सर या 1 ऋतु या 1 अयन जो है वो बनता है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन का समय लगता है। इसे ही संवत्सर या 1 वर्ष कहा जाता है। आयुर्वेद में संवत्सर या 1 वर्ष का मतलब ये बताया गया कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा है उसमें जो टोटल टाइम लगता है उस टाइम को ही बताया गया है 1 वर्ष। इस परिक्रमा काल में पृथ्वी का जो भाग सूर्य के जितना समीप होता है वह उतना ही अधिक उष्ण रहता है। सूर्य की किरणों का प्रभाव अधिक होने से वनस्पति और प्राणियों के सौम्य अंश का शोषण होता है। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाली जो भी 6 ऋतु है उन 6 ऋतुओं के बारे में आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन बात करेंगे, तो उसमें आपको यही ध्यान रखना होगा कि सूर्य की स्थिति क्या है, क्योंकि सूर्य की स्थिति के आधार पर ही दिन हो रहा है, रात हो रहा है ना, और सूर्य की स्थिति के आधार पर ही ऋतुएं बन रही है, पृथ्वी की स्थिति के आधार पर ही ऋतुएं बन रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परिक्रमा काल में जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही होती है तो उस दौरान पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ होता है, अब सूर्य की तरफ अगर भाग होगा तो उस पर सूर्य की जो रोशनी है वो सीधी पड़ेगी। इसका मतलब वहाँ पर उष्णता जो है वो ज़्यादा रहेगी। मतलब कि सूर्य की जो उष्णता है, सूर्य की जो हीट है, सूर्य की जो
गर्मी है उसका प्रभाव जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब जब सूर्य का प्रभाव वहाँ पर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उष्णता भी जो है क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है कि इस परिक्रमा काल में पृथ्वी का जो भाग सूर्य के जितना समीप होता है, अब अगर कोई भी चीज़ सूरज के जितनी पास में होगी, जितनी समीप होगी, वहाँ पर उसकी उष्णता, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य का प्रभाव जो है वो वहाँ पर उस स्थान पर, पृथ्वी के उस स्थान पर उतना ही ज़्यादा होगा। सूर्य की किरणों का प्रभाव अधिक होने से वनस्पति और प्राणियों के सौम्य अंश का शोषण हो जाता है या होता है। सूर्य की किरणों का प्रभाव अधिक होने से, मतलब जो सूर्य की किरणें जो कि पृथ्वी के जिस पार्ट में, एक पर्टिकुलर पार्ट पे जिस टाइम पे पड़ती है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट का जो भी वनस्पति है, जो भी प्राणी है, उन प्राणियों के सौम्य अंश का मतलब है कि जो भी जल वाला पार्ट होता है या फिर बोलते जलीय अंश होता है, श्लेष्मा वाला जो पार्ट है उसका क्या होता है, शोषण होता है। अब जो शोषण होगा तो श्लेष्मा कम होगी, मतलब स्निग्ध गुण क्या होगा, कम होगा। अच्छे से समझना, जब श्लेष्मा कम हो रही है मतलब एक तरह से स्निग्ध गुण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब स्निग्ध गुण कम होगा तो इसके विपरीत, क्योंकि अपने को पता है कि एक गुण अगर कम होता है तो दूसरा गुण स्वतः क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अगर स्निग्ध गुण कम हो रहा है इसका मतलब रुक्ष गुण वहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। और जब रुक्ष गुण बढ़ेगा तो उसकी वजह से वात और वात से संबंधित जो भी रस है उनकी भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि वात का भी गुण क्या होता है, रुक्ष होता है, और वात को बढ़ाने वाले भी रस है जैसे कि कटु, तिक्त और कसाय रस जो है उनकी भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यही लिखा है कि इससे क्रमशः तिक्त, कसाय और कटु रस की वृद्धि होती है, स्नेह की कमी होती है एवं रुक्षता की वृद्धि हो जाती है। यह स्थिति सूर्य के उत्तरायण या आदन काल में होती है। अब दोस्तों सीधी सीधी बात यह है कि सूर्य की जब पृथ्वी पर किरणें सीधी पड़ती है तो उस दौरान क्या हुआ कि रुक्षता जो है वहाँ पर बढ़ी, स्निग्धता कम हुई, स्नेह गुण जो है वहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर तिक्त, कसाय और कटु रस की जो है क्या होगी, वृद्धि होगी। अब सूर्य की जो ये स्थिति है दोस्तों, पृथ्वी पर सूर्य की जो ये स्थिति है, इसी को अपन बोलते हैं आदन काल या फिर उत्तर काल के नाम से इसको अपन जानते हैं। अब सारा का सारा जो है इसके विपरीत, अपोजिट आप समझ सकते हो। पृथ्वी के जिस पार्ट में सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही है उसके विपरीत वाले पार्ट में क्या होगा, उसके विपरीत वाले पार्ट में इसके अपोजिट कंडीशन होगी। अपोजिट कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे सूर्य के आदन काल या उत्तरायण काल या आदन काल में जो है वो तिक्त, कसाय और कटु रस की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वहाँ पर तिक्त, कसाय और कटु रस की क्या होगी, कमी होगी। जब ये तिक्त, कटु और कसाय रस की कमी होगी तो मधुर, अम्ल और लवण रस की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब यहाँ पर जो है वो स्नेह की कमी हो रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या होगा, स्नेह की क्या होगी, वृद्धि होगी। रुक्षता की यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो वहाँ पर क्या होगी, रुक्षता की कमी होगी। तो एक तरह से इसके विपरीत पार्ट में जो है विपरीत कंडीशन देखने को मिलेगी पृथ्वी के। तो सूर्य से दूर रहने वाले पृथ्वी के हिस्से में इससे विपरीत स्थिति होती है, इसे ही दक्षिणायन या विसर्ग काल कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने की इस गति को सूर्य केंद्र का हीलियोसेंट्रिक गति के। पृथ्वी में भारतवर्ष की स्थिति ऐसी है कि यहाँ सूर्य की किरणों का प्रभाव कुछ विशेष रूप में पड़ता है। इसी कारण भारतवर्ष में 6 ऋतुओं का विभाजन सार्थक हो जाता है। दोस्तों अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में 6 ऋतुएं जो है देखने को मिलती है। लेकिन अगर अपन अदर कंट्री की बात करें तो बहुत से ऐसे भी देश है, बहुत से ऐसी कंट्री है, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर 12 महीने ही जो है मौसम क्या होता है, सेम होता है। मतलब वहाँ पर अगर ठंड पड़ती है तो वहाँ पर ठंड ही रहेगी, और अगर वहाँ पर गर्मी अधिक पड़ रही है तो गर्मी ही वहाँ पर रहेगी। क्योंकि पृथ्वी में जो उनकी स्थिति है, जो उनकी पोजिशन है, वो पोजिशन कुछ इस तरह से है कि सूर्य की किरणों का प्रभाव जो उसमें विशेष रूप से नहीं पड़ पाता, इसीलिए वहाँ पर जो है 6 ऋतुओं का विभाजन नहीं हो पाता। लेकिन अगर भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में स्थिति जो है विशेष है, और स्थिति विशेष होने के कारण भारतवर्ष पर जो है 6 ऋतुओं का क्या होता है, विभाजन होता है। क्योंकि सूर्य की किरणों का प्रभाव जो है यहाँ पर विशेष रूप से देखने को मिलता है। स्वभावतः पृथ्वी अपनी एक्सिस या दूरी पर 6 मास तक दक्षिण की ओर और 6 मास तक उत्तर की ओर झुकती रहती है। अब 6 महीने जो है, उन 6 महीने की अगर अपन बात करें तो 6 महीनों की अगर अपन बात करें तो आदन काल जो है वो भी 6 महीने का है, और विसर्ग काल जो है वो 6 महीने का है। आदन काल 6 महीने का, विसर्ग काल 6 महीने का, तो टोटल मिलाकर के जो है 12 महीने इस तरह से हो जाते हैं। अब आदन काल के अंदर भी टोटल 3 ऋतुएं रखी गई है, और विसर्ग काल के अंदर भी टोटल जो है 3 ऋतुएं रखी गई। इन 3 ऋतुओं के टोटल मिलाकर के महीने भी कितने होते हैं, 6 महीने जो है वो दोनों के मिलाकर के होते हैं। और आज की वीडियो में जो दोस्तों लास्ट टॉपिक देखते हैं, आदन काल और विसर्ग काल क्या है। तो आदन काल और विसर्ग काल की बात करें तो दोस्तों, तो चार्ट के हेल्प से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आदन काल और विसर्ग काल की अगर आप सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य जो है उत्तरायण में होता है आदन काल के अंदर, और विसर्ग काल में दक्षिणायन में होता है। स्वभाव की बात करें आदन काल की, तो आदन काल का जो स्वभाव है आग्नेय होता है, क्योंकि सूर्य की किरणों का प्रभाव जो है आदन काल या उत्तर काल में क्या देखने को मिलता है, सीधा देखने को मिलता है। जबकि इसके विपरीत जो विसर्ग काल होगा उसमें क्या होगा, सौम्यांश होगा। वायु की अगर अपन बात करते हैं तो अत्यंत रुक्ष होती है, क्योंकि सूर्य की किरणों का प्रभाव जो है सीधा यहाँ पर है, तो यहाँ पर वायु जो है क्या होगी, अत्यंत रुक्ष होगी। और उसके अलावा
विसर्ग काल की बात करें तो अत्यंत रुक्ष नहीं होती। चंद्रमा के बल की बात करें तो चंद्रमा का बल जो है वो क्षीण रहता है और यहाँ पर चंद्रमा का बल पूर्ण रहता है। सूर्य के बल की बात करते हैं तो सूर्य का बल जो है वो आदन काल में पूर्ण रहता है, जबकि विसर्ग काल में क्षीण रहता है। वायु और सूर्य की बात करें तो वायु और सूर्य जो है वो सृष्टि का शोषण करते हैं, कब? आदन काल में, लेकिन विसर्ग काल में ऐसा नहीं होता। वायु और चंद्रमा जो है वो आदन काल में तृप्त ना करके विसर्ग काल में जो है सृष्टि को तृप्त करने का काम करते। ऋतु की बात करें तो ऋतु जो है वो आदन काल में रखी गई है, वो है शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, जबकि विसर्ग काल में जो 3 ऋतु रखी गई है वो है वर्षा, शरद और हेमंत। रस की अगर अपन बात करें दोस्तों तो आदन काल में जिन रस की प्रधानता होती है वो तिक्त, कसाय और कटु रस की जो है क्रमशः वृद्धि होती है। और अगर अपन विसर्ग काल की बात करें तो स्निग्ध जो कि मधुर, अम्ल और लवण रस है उनकी वृद्धि होती है। बल की अगर अपन बात करें तो आदन काल में जो यथाक्रम बल का सही होता है, मतलब इसकी प्रारंभिक अवस्था की जो शिशिर ऋतु होगी वहाँ पर बल अधिक होगा, फिर वसंत में उससे कम हो जाएगा और ग्रीष्म ऋतु में जो है बिल्कुल ही कम हो। इसी के विपरीत अगर विसर्ग काल में देखें दोस्तों तो वो है कि वर्षा ऋतु में जो शरीर का बल है वो थोड़ा कम होता है, शरद ऋतु में थोड़ा बढ़ जाता है और हेमंत ऋतु में जो शरीर का बल बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब यथाक्रम बल की वृद्धि जो है वो होती जाती है। तो दोस्तों ये आज देखा कि जो ऋतु का विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया है, और उसी के साथ साथ हमने देखा कि सूर्य और पृथ्वी की परिक्रमा जो है क्या, लास्ट में हमने देखा था कि आदन काल और विसर्ग काल जो है वो क्या। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी 6 ऋतुएं बताए गए उन 6 ऋतु में से जो अलग अलग ऋतु है उन अलग अलग ऋतुओं को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, उसमें किस तरह का आहार विहार लेना चाहिए, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।